नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। बेंडिंग स्ट्रेसेस इन बीम्स के बारे में हमने कल डिस्कस किया था। मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है? अब हमने एक बीम कंसीडर किया है जिसके ऊपर हमने एक्स्ट्रा लोड लगाया है। एक्स्ट्रा लोड लगाने के बाद ये बीम जो है बेंड हो चुका है। अब ये जो बीम बेंड हुआ है, कल हमने एक डेफिनेशन की थी न्यूट्रल सरफेस के बारे में। ये जो सेंटर लाइन है ये क्या है? न्यूट्रल सरफेस लाइन। और ये जो लाइन इसको इंटरसेक्ट कर रही है 90 डिग्री पे, इसको हम बोलते हैं न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है। अब ये जो अपर पार्ट ऑफ द बीम एंड लोअर पार्ट ऑफ द बीम, ये अपर पार्ट ऑफ द बीम एंड लोअर पार्ट ऑफ द बीम के बीच में जो सेंटर लाइन है उसको हम बोलते हैं न्यूट्रल सरफेस, और इंटरसेक्शन लाइन को हम बोलते हैं न्यूट्रल एक्सिस। इसके ऊपर दो फोर्सेस लग रही हैं, दो स्ट्रेसेस लग रही हैं, कंप्रेसिव स्ट्रेस एंड टेंसाइल स्ट्रेस। ये जो दो स्ट्रेसेस लग रही हैं, कंप्रेसिव स्ट्रेस एंड टेंसाइल स्ट्रेस, तो ये जो दोनों स्ट्रेसेस हैं ये एक दूसरे के ऑपोजिट लग रही हैं। मतलब अपर पार्ट पे कंप्रेसिव बेंडिंग स्ट्रेस लग रहा है और जो लोअर पार्ट ऑफ द बीम है उसके ऊपर टेंसाइल बेंडिंग स्ट्रेस लग रहा है। तो दोनों स्ट्रेसेस जो हैं ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ द बीम पे लग रहे हैं, ऑपोजिट नेचर लग रहा है इन दोनों का। ठीक है। अब ये बीम जो है बेंड हुआ है, तो अब मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? पहले आप यहाँ से यहाँ तक लिख के फिर आपने उसके बाद ये डायग्राम आप देख रहे हैं कि ये जो कंप्रेसिव स्ट्रेस लग रहा है, ठीक है, कंप्रेशन स्ट्रेस, कंप्रेशन बेंडिंग स्ट्रेस, ठीक है, और यहाँ पे लग रहा है टेंसाइल स्ट्रेस। अब हमने मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करना है? ये जो कंप्रेशन स्ट्रेस लग रहा है, कंप्रेशन बेंडिंग स्ट्रेस, इसको मल्टीप्लाई करना है इस बी सेक्शन के साथ जो लोअर पार्ट ऑफ द बीम है। ये हमारे पास न्यूट्रल सरफेस लाइन है। यहाँ पे लग रहा है कंप्रेशन बेंडिंग स्ट्रेस, इसको मल्टीप्लाई करना है इसके साथ। ये लग रहा है टेंसाइल बेंडिंग स्ट्रेस, इसको मल्टीप्लाई करना है इसके साथ। तो ये एक तरीका होता है मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने का। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है सेक्शन मॉडुलस। क्या होता है? द रेशियो ऑफ movement of inertia of a section about the neutral axis. The ratio of movement of inertia of a section about the neutral axis. अब जो movement of inertia of a section जिसकी बात कर रहे हैं वो आपके पास रेक्टेंगुलर सेक्शन भी हो सकता है, ट्रायंगुलर सेक्शन भी हो सकता है, सर्कुलर सेक्शन भी हो सकता है, होलो रेक्टेंगुलर सेक्शन भी हो सकता है, होलो सर्कुलर सेक्शन भी हो सकता है। तो उसका जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हम कैलकुलेट करेंगे अबाउट न्यूट्रल एक्सिस, मतलब सेंटर से टू द डिस्टेंस ऑफ द आउटर मोस्ट लेयर फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस। टू द डिस्टेंस मतलब ये डिस्टेंस क्या है? ये आउटर मोस्ट लेयर, यहाँ से इसका जो डिस्टेंस होगा, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर लेंगे, उसको डिवाइड कर लेंगे यहाँ से डिस्टेंस के साथ, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? सेक्शन मॉडुलस आ जाएगा। तो जेड का सेक्शन मॉडुलस जो सिंबल होता है वो होता है जेड। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का सिंबल होता है आई। द डिस्टेंस ऑफ आउटर मोस्ट लेयर ऑफ दिस न्यूट्रल एक्सिस लाइन, इंटरसेक्शन लाइन, वो होता है वाई। इसको लिखेंगे वाई। द यूनिट ऑफ सेक्शन मॉडुलस, यूनिट क्या होते हैं सेक्शन मॉडुलस के? मिलीमीटर क्यूब। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिलिप्स, ट्रू फॉल्स, एमसीक्यूज में पूछा जाता है। द यूनिट ऑफ सेक्शन मॉडुलस क्या होते हैं? इज मिलीमीटर क्यूब। बेंडिंग इक्वेशन हमारे पास क्या होती है? एम डिवाइडेड बाय आई इक्वल्स टू एफ डिवाइडेड बाय वाई इक्वल्स टू ई डिवाइडेड बाय आर। तो हमने क्या लेना है? एम डिवाइडेड बाय आई इक्वल्स टू एफ डिवाइडेड बाय वाई। तो एम कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये जो एफ है या इस आई को मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे, एफ मल्टीप्लाई आई बाय वाई। तो आई बाय वाई क्या होता है? मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द न्यूट्रल एक्सिस डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ऑफ द आउटर मोस्ट लेयर। तो इसको हम बोलते हैं सेक्शन मॉडुलस। तो एम क्या हो जाएगा हमारे पास? एफ मल्टीप्लाई जेड। तो ये हमारे पास बेंडिंग मोमेंट, मतलब एम का जो फॉर्मूला हम डायरेक्ट ये भी लगा सकते हैं। अगर हमें सेक्शन मॉडुलस की बात नहीं की गई तो हम ये बेंडिंग इक्वेशन का फॉर्मूला जो है यूज़ करेंगे। ये फॉर्मूला तब यूज़ करेंगे जब हमें सेक्शन मॉडुलस भी गिवन होगा और बेंडिंग मोमेंट भी कैलकुलेट करना है, तब हमें आई और वाई अलग से कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। अब हमारे पास ये टेबल गिवन है, सेक्शन मॉडुलस ऑफ वेरियस शेप्स के बारे में हमने बात करनी है। अगर हमें क्वेश्चन में रेक्टेंगुलर सेक्शन आता है, रेक्टेंगुलर सॉलिड सेक्शन की जब हम बात करेंगे, तो ये हमारे पास रेक्टेंगुलर सेक्शन है। और ये स्मॉल डी हमारे पास क्या है? डिस्टेंस। ये स्मॉल डी हमारे पास क्या है? डिस्टेंस है। और ये कैपिटल डी है, यहाँ पे इसके साथ पूरा डिस्टेंस, और ये जो
डी होगा, स्मॉल डिस्टेंस होगा, ये जो होगा विड्थ होगी। अब हमने मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, कैलकुलेट करना है एक्स एक्सिस के थ्रू। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है हमने एक्स एक्सिस पे, तो उसका जो रेक्टेंगुलर सेक्शन पे जब मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की हम बात करेंगे तो उसका फॉर्मूला होता है बी डी क्यूब अपॉन 12। ये रेक्टेंगुलर सेक्शन में यूज होता है, बी डी क्यूब डिवाइडेड बाई 12। अब वाई मैक्सिमम डिस्टेंस हमने फाइंड आउट करना है, तो वाई मैक्सिमम कैसे होगा, इस पूरे डिस्टेंस का जब हम वाई एक्सिस पे कैलकुलेट करेंगे तो इसका हाफ हो जाएगा, इसका होता है डी डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे डी डिवाइडेड बाई 2 आएगा, ये कैपिटल डिस्टेंस डी होगा। अब सेक्शन मॉडुलस का फॉर्मूला क्या होता है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया डिवाइडेड बाय वाई। तो हम इसकी वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास सेक्शन मॉडुलस फॉर रेक्टेंगुलर सेक्शन क्या आ जाएगा, बी डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6। नेक्स्ट हमारे पास है होलो रेक्टेंगुलर सेक्शन। होलो रेक्टेंगुलर सेक्शन में क्या होगा, एक हमारे पास आउटर पार्ट ऑफ द सेक्शन है, रेक्टेंगुलर सेक्शन है, और इनर पार्ट ऑफ द रेक्टेंगुलर सेक्शन है। यहाँ से जो इनर पार्ट ऑफ द रेक्टेंगुलर सेक्शन है उसका जो विड्थ होती है स्मॉल बी होता है, जो आउटर पार्ट का रेक्टेंगुलर सेक्शन होता है उसको हम कैपिटल बी बोलते हैं। ये जो इनर पार्ट का जो डिस्टेंस होता है रेक्टेंगुलर सेक्शन वो स्मॉल डी होता है, और कैपिटल डी होता है आउटर पार्ट का। तो हमने मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है एक्स एक्सिस का, तो वो क्या कैलकुलेट करेंगे, हम पहले आउटर पार्ट का रेक्टेंगुलर सेक्शन लेंगे, बी डी क्यूब अपॉन 12, कैपिटल बी आएगा यहाँ पे कैपिटल डी, इसको माइनस करेंगे स्मॉल इनर रेक्टेंगुलर सेक्शन के, तो आ जाएगा माइनस बी डी क्यूब अपॉन 12। इसका हमने एलसीएम लेना है तो वो 12 आ जाएगा, इसका एलसीएम लेने के बाद आ जाएगा बी डी क्यूब डिवाइडेड बाय माइनस बी डी क्यूब। और वाई मैक्सिमम क्या होगा, अगर हमने ये डिस्टेंस लेना है, अब इस कैपिटल डी का डी जो डिस्टेंस लेंगे वो हाफ में डिस्टेंस लेंगे, वो हो जाएगा डी डिवाइडेड बाय 2। अब सेक्शन मॉडुलस कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो ये मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है इसको डिवाइड करेंगे वाई मैक्सिमम के साथ, तो डिवाइड करने के बाद हमारे पास जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा बी डी क्यूब माइनस बी डी क्यूब डिवाइड बाई 6D। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला है जेड एक्स एक्स ये हमारा है होलो रेक्टेंगुलर सेक्शन का। अब हम बात करेंगे सर्कुलर सेक्शन की। सर्कुलर सेक्शन में अब आपने क्या लिखना है, याद रखना है कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जो लेते हैं पाई बाय 64 D4 लेते हैं, और इसका जो वाई मैक्सिमम होता है D/2। इन दोनों को डिवाइड करने के बाद जो सेक्शन मॉडुलस आएगा वो आएगा पाई डी क्यूब बाय 32। होलो में क्या होगा, इसमें पाई बाय 64 आउटर डायमीटर माइनस इनर डायमीटर, वाई मैक्सिमम D/2 होगा। इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास पाई बाय 32D कैपिटल D4 माइनस स्मॉल d4। तो ये आपने क्या याद रखना है, ये चारों जो सेक्शन गिवन है इनका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, होलो के टाइम मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, वाई मैक्सिमम क्या लेते हैं, और सेक्शन मॉडुलस क्या कैसे कैलकुलेट करना है। वैसे न्यूमेरिकल्स के टाइम में आपने इसको डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा, आपको कैलकुलेट नहीं करना। ये सब चीज़ें 2 मार्क्स में आती हैं, लेकिन जब न्यूमेरिकल में आएगा तो आपने डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करने हैं। अब हमारे पास फर्स्ट सैम्पल प्रॉब्लम है, अ स्टील प्लेट ऑफ विड्थ 40 मिलीमीटर। एक स्टील प्लेट है जिसकी विड्थ हमें 40 मिलीमीटर गिवन है और थिकनेस हमें गिवन है 12 मिलीमीटर की। इसको बेंट किया है सर्कुलर आर्क शेप में, मतलब इस स्टील प्लेट को मैंने बेंट कर दिया और बना दिया सर्कुलर आर्क में, जिसका रेडियस गिवन है 12। एक स्टील प्लेट है जिसकी विड्थ 40 मिलीमीटर है, थिकनेस 12 मिलीमीटर है, इसको बेंट करके मैंने सर्कुलर शेप में कन्वर्ट कर दिया जिसकी रेडियस गिवन है हमारे पास 12। ठीक है, तो ये रेक्टेंगुलर सेक्शन है और ये सर्कुलर सेक्शन है। डिटरमाइन द मैक्सिमम स्ट्रेस, मुझे अब F फाइंड आउट करना है और बेंडिंग मोमेंट M फाइंड आउट करना है, और E हमारे पास मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या यंग्स मॉडुलस वो हमें गिवन है। विड्थ ऑफ द प्लेट B गिवन है हमारे पास, T थिकनेस गिवन है, मिलीमीटर में गिवन है, ये रेडियस हमें 12 मिलीमीटर दिया हुआ है। इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 10⁻³ कर देंगे तो मिलीमीटर आ जाएगा। रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए हमने मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या याद रखना था, BT क्यूब अपॉन 12। वैसे तो BD क्यूब अपॉन 12 होता है, इसमें डायमीटर की जगह थिकनेस गिवन है तो हम D की जगह TB यूज कर सकते हैं, BT क्यूब अपॉन 12 आ जाएगा। विड्थ हमें गिवन है, थिकनेस हमें गिवन है, और मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हमने कैलकुलेट कर लिया है। अब हमने बेंडिंग इक्वेशन फाइंड आउट लगानी है। यहाँ पे F डिवाइडेड बाय वाई इक्वल्स टू E डिवाइडेड बाय R होता है। हमने क्या फाइंड आउट करना है, इसमें मैक्सिमम स्ट्रेस फाइंड आउट करना है, तो F क्या हो जाएगा, E बाय R मल्टीप्लाई वाई। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्ट्रेस ऑब्टेन करने के लिए क्या करेंगे, E बाय R मल्टीप्लाई वाई मैक्सिमम हो जाएगा। वाई मैक्सिमम क्या होता है रेक्टेंगुलर सेक्शन में, D/2 होता है, तो थिकनेस जितनी आपको गिवन है उसका हाफ कर दो, 12/2 तो 6 मिलीमीटर आ जाएगा।
ई आपको क्वेश्चन में गिवन है 2 × 10⁵ न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, उसकी वैल्यू पुट कर देनी है आपने, रेडियस की वैल्यू आपने यहाँ पे पुट कर देनी है, और वाई मैक्सिमम जो है 6 मिलीमीटर यहाँ पे पुट कर देना। तो आपके पास सोल्व करके जो आएगा वो आएगा 100 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। अब फिर आपने दोबारा रिलेशन यूज करना है बेंडिंग इक्वेशन का, m/i = E/r। पहले हमने स्ट्रेस कैलकुलेट करने के लिए ये फॉर्मूला यूज किया था, अब हमने बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करने के लिए m/i = E/r करना है। तो m क्या हो जाएगा, E/r × i। E आपको गिवन है, r आपको गिवन है, तो i कैसे होगा, i जो है आपने रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए BT³/12 लगाया था, वहां से जो आपने वैल्यू कैलकुलेट की थी वो आपने यहाँ पे पुट कर देनी है, तो आपके पास बेंडिंग मोमेंट आ जाएगा। ओके।